guys, after watching various videos of the Spoke Box, we are back again with our creativity. And these types of vlogs will inspire, entertain and amaze you. और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो ना ही आपको नॉलेज देगी, बट इस व्लॉग में आपको कुछ एंशिएंट टाइम की चीजें भी हैं जो आपको जरूर देखने मिलेगी। हमारे पौराणिक दौर की छोटी छोटी और अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों को देखा जाए तो इन्हें प्रिजर्व और सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, और यही सारी चीजें हमें हमारी संस्कृति की पहचान कराती है और इसे ही हम म्यूजियम कहते हैं। और आज हम एक ऐसे ही म्यूजियम को एक्सप्लोर करने आए हैं जो कि हमारे पूर्वज या एंसेस्टर्स की छोटी से छोटी चीजें इस म्यूजियम में संभाल के रखी है। इस म्यूजियम का नाम है राजा दिनकर केळकर म्यूजियम, जो कि शुक्रवार पेट पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये जो म्यूजियम की जो कलेक्शन है वो सिर्फ केळकर जी की नहीं है, बल्कि इस म्यूजियम को साकार और बेहतर बनाने में कई और महान लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि पुष्कर राजे। पुष्कर राजे ने मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और महाराष्ट्रीय भारतीय विरासत के अंतर्गत आदिवासी और लोक कला जैसे ये म्यूजियम संपन्न है। लेखक पुल देशपांडे। पुल देशपांडे ने अपने व्यक्तिगत संगीत उपकरण इस संग्रहालय में दिए हैं, जिनमें से उनके कुछ मुख्य उपकरण जैसे कि हारमोनियम, तबला, सितार इस म्यूजियम में संपन्न है। डॉक्टर दिलीप दहाके। डॉक्टर दिलीप दहाके ने अपने मुख्य उपकरण जैसे कि तकनीकी, विज्ञान, रसायन क्षेत्र और औद्योगिक उपकरण इस संग्रहालय के लिए दे दिए। कमल नयन बजाज। कमल नयन बजाज एक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी थे, जिन्होंने इस म्यूजियम को साकार और बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस म्यूजियम को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इस म्यूजियम की भारतीय और कला के अंतर्गत उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब मैं आपको केळकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। दिनकर केळकर जी एक महान विद्वान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन के समय में लगभग 20,000 वस्तुओं का कलेक्शन किया था। उन्हें ये सारी चीजें कलेक्ट करने में लगभग 40 साल तक का समय लगा। ये म्यूजियम 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था। उन्होंने ये म्यूजियम अपने बेटे की याद में बनाया था, जो कि 7 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में उन्होंने ये म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को डोनेट किया इन 1975 में, जिसमें से 2000 ऑब्जेक्ट्स अभी डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। इनमें से हमारे कुछ इंडियन डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि लैम्प्स, ज्वेलरीज, पैठनी साड़ीज, इत्र और भी कई सारी चीजें इस म्यूजियम में इंक्लूडेड है, जो कि 18 एंड 19 सेंचुरी के हैं। अब हम जिस फ्लोर पर जा रहे हैं, यहाँ का पूरा सेक्शन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी कल्चर से संपन्न है, जिसमें सबसे पहले चांदीचे दागिने,
जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के हैं। गहने स्त्रियों का एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण हुआ करता है, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे हम मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के टाइम को देखा जाए, तो उस पौराणिक काल में सोने को हथौड़े से गढ़ा जाता था और फिर उसे माथे के चारों तरफ पहना जाता था। और इनमें कई तरह के ऑर्नामेंट्स होते थे, जैसे कि चूड़ियाँ, चोकर्स, पेंडेंट, नेकलेसेस, रिंग्स, झुमके, बालों में लगाए जाने वाले ज्वेलरीज एंड ब्रोचेस। और भी कई तरह की ज्वेलरीज बनाई जाती थी। और ये जो गहने होते थे, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों को दिया जाता था। तो आप देख ही सकते होंगे कि ये जो चीज महिलाओं की कितनी स्पेशल और इम्पोर्टेंट होती थी। अत्तराच्या कुप्प्या, जो कि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के हैं। इतिहास के अनुसार इत्र का उपयोग 3000 साल पहले इजिप्ट में शुरू हुआ था। उन दिनों ये बॉटल अलग अलग सुगंधों को स्टोर करने के लिए यूज की जाती थी। इत्र जो होते थे वो कांच की बोतल में रखे जाते हैं, क्योंकि कांच एक तरल पदार्थ का होता है जिससे हवा या कोई भी चीज उससे गुजर नहीं सकती। इससे परफ्यूम की खुशबू को प्रिजर्व करने में मदद मिलती है। कांच एक नॉन रिएक्टिव मटेरियल है जिससे इत्र के साथ रिएक्ट नहीं करता और उसकी कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं लाता। कांच ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लोग इत्र की रंग और सफाई को देख सकते हैं, जो उसकी अट्रैक्टिवनेस और मार्केटेबिलिटी में इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ग्रीस और रोम के पौराणिक दौर को देखा जाए तो इन इत्र की बॉटल्स की खुशबू बनाने के लिए पौधे की सामग्री का उपयोग किया जाता था, जैसे कि फूल, पत्तियां, बीज, लकड़ी और भी कई तरह की चीजों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो अब ये कांच की बोतल का जो कॉन्सेप्ट था वो इराक एंड सीरिया में शुरू हुआ और बाद में इसके बनाने का तरीका इजिप्ट में प्रसिद्ध होने लगा। ये जो ग्लास बॉटल की बनावट है वो मिट्टी और एनिमल डंग के एक टुकड़े को पिघले हुए कांच के छोटे बर्तन में डुबाकर बनाया गया था। इनका जो अरोमा होता था वो थोड़ा तीखा और थोड़ा अनप्लीजेंट होता था, लेकिन ये जो परफ्यूम होते थे वो ज्यादा देर तक टिके रहते थे। तिजोरी, जो कि आयरन और ब्रास से बनी हुई है और ये महाराष्ट्र की है। उस समय की जो तिजोरी होती थी वो मोस्टली लोहा, धातु या पीतल से बनी होती थी, जो कि बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, पैसे या फिर प्रेशियस स्टोन्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती थी। ये जो तिजोरियां होती थी इन्हें हाथ से बनाया जाता था और इन्हें डेकोरेट करने के लिए कई तरह के डिजाइन्स और पैटर्न्स का यूज भी किया जाता था। कुछ तिजोरी में प्रेशियस स्टोन्स और जेम्स भी यूज किए जाते थे, जिससे उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती थी। धातु की तिजोरियों एक और लोकप्रिय विकल्प थी और आमतौर पर लोहे या पीतल का उपयोग किया जाता था। उस दौर में मेटल की शीट बनाई जाती थी, जो सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत और सुरक्षित तिजोरी बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। ये शीटें फिर एक साथ बांध दी जाती थी और एक स्थिर और सुरक्षित बक्सा निर्माण किया जाता था। धातु की तिजोरियों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ताले जैसे कई पैडलॉक भी होती थी। प्राचीन सभ्यताओं जैसे इजिप्ट में पत्थर का उपयोग करके तिजोरियां बनाई जाती थी। बड़े पत्थर के टुकड़े को काट कर बक्से कर बनाया जाता था। प्राचीन सभ्यताओं जैसे इजिप्ट में पत्थर का उपयोग करके तिजोरियां बनाई जाती थी। बड़े पत्थर के टुकड़े को काटकर और एक बक्से की तरह आकार दिया जाता था, जिसमें हड्डीदार पैटर्न की ढक्कन थी, जिसे उठाने या साइड करने के लिए उपयोग किया जाता था। महावीर जी की मूर्ति, जो कि संगमरमर की है और ये नॉर्थ इंडिया की है। महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, इस मूर्ति के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि ये मूर्ति का धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक होता है। इसकी कलात्मक परंपराओं के बारे में अमूल्य ज्ञान प्रदान करती है।
महावीर मूर्ति की मौजूदगी म्यूजियम में ये दर्शाती है कि म्यूजियम भारत की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत संग्रहों का प्रकाशित करने का मौका देती है। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षात्मक और सांस्कृतिक संसाधन है जो लोगों को जैन धर्म और उसके गहन शिक्षाओं के बारे में अधिक सिखाने के लिए प्रेरित करता है। कुंकवाचे करंडे, जो कि पीतल और महाराष्ट्र के हैं। कुमकुम और सिंदूर का जो महत्व है वो हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। इनका एक मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, जहां कुमकुम को तिलक के रूप में माथे पर लगाया जाता था, सम्मान का प्रतीक बनाने के लिए या शुभ अवसर के संकेत के रूप में। पौराणिक काल के जो कुमकुम के बॉक्सेस होते थे वो मेटल से बने होते थे, जैसे कि पीतल या चांदी, और इनमें कई बार पैटर्न्स या मोतियों से सजाया जाता था। ये डब्बे छोटे और कॉम्पैक्ट होते थे, जिनके ऊपर की तरफ से लिड हटाकर अंदर कुमकुम पाउडर निकाला जा सकता था। कुछ डिजाइन्स में कीमती पत्थर या इनामल वर्क भी किया जाता था, जिससे इनकी खूबसूरती और कीमत और भी बढ़ जाती थी। केस विड़वण्याच्या फण्या, जो कि लोहे और पीतल से बने हैं और ये केरला के हैं। आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी हेयर ड्राइज वाली चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती हैं, और इसे बनाने के लिए कई सारी नई चीजें भी लगती हैं, जो कि आज के हेयर ड्रायर्स हम देखते हैं तो कई सारे ब्रांड्स के होते हैं जो आर्टिफिशियली डिजाइन है, लेकिन हम ये जो हमारी पौराणिक काल की चीजें देखते हैं जो कि बहुत बारीकी से बनाई गई है। गुलाबदानी, जो कि ब्रास की है और ये साउथ इंडिया की है। गुलाबदानी शुभ अवसरों और अनुष्ठानों में गुलाब के पानी या इत्र के रूप में उपयोग की जाती है। भारत में मेहमानों का स्वागत करने के लिए परंपरागत रूप से गुलाब के पानी की छिड़कने की प्रथा थी, क्योंकि ये ताजगी का अवसर कराता है। गुलाब के पानी का उपयोग करने की परंपरा ईरान से आई थी, जिसे कई सारे त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मीनाक्षी मूर्ति, जो कि लकड़ी की है और ये तमिलनाडु की है। मीनाक्षी प्राकृतिक रूप से मदुराई की रक्षा देवता है और उन्हें पार्वती का एक अवतार माना जाता है। वो शिव जी के एक रूप सुंदरेश्वरर की दिव्य पत्नी है। उन्हें साहित्य में प्राचीन मदुराई के पांड्य राज्य की रानी के रूप में उल्लेख किया जाता है। शंकर भगवान के रूप में उन्हें श्री विद्या के रूप में महिमा दी जाती है। व्हील ऑफ ज़ोडिएक साइन, जो कि वुड से बना हुआ है और ये गुजरात का है। राशि चक्र शास्त्र का सबसे पुराना प्रमाणित प्रयोग 1000 बीसी पूर्व के आसपास हुआ था, जहां इसे एक सरल भविष्यवाणी प्रणाली का हिस्सा माना जाता था, जहां अंतरिक्षीय, जीविक और मौसम संबंधी घटनाओं को मिलाकर भविष्य की भविष्यवाणी की जाती थी। राशि चक्र को सौर मंडल के विभिन्न दिव्य शरीरों जैसे सूर्य, चांद और ग्रहों से जोड़ा जाता था। हर जातक चिन्ह के साथ कुछ विशेष प्रभाकर संबंधित होता था। इसके आधार पर जातक चिन्हों का उपयोग लोग खुद को और दूसरों को समझने के लिए किया करते थे। व्यक्तित्व के गुण, धर्म, आचरण और परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता है। राशि चक्र का ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ज्योतिष अभ्यास ब्रह्मांडीय शरीरों की गति और स्थिति का अध्ययन करने वाले थे, जिसके माध्यम से घटनाएं पहले से ही की जाती थी। माना जाता था कि किसी व्यक्ति का जन्म समय और जातक चिन्ह की संरेखन उनकी किस्मत और भविष्य का प्रभावित कर सकते थे। अब आगे हम जिस फ्लोर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो ए विंग का फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें यूटेंसिल गैलरी की बहुत सारे आइटम्स इंक्लूडेड हैं। काटने, जो कि तांबे और पीतल के बने हैं और ये महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के हैं। इसे देख के मुझे दिवाली की याद आई, क्योंकि दिवाली में ये उपकरण काटने की मदद से करंजी की जाती है।
और एंशियंट टाइम से जो हमारी लेडीज होती थी, उनकी करंजी बनाने का तरीका भी बहुत अलग हुआ करता था और ये खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हुआ करती थी। विड्या, जो कि महाराष्ट्र का है, ये वेजिटेबल कटर देख सकते हैं कि कितना यूनिक है और इनके ऊपर की आप नक्काशी भी देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है। इनमें भी अलग अलग प्रकार के इसके कई सारे आकार हैं, जैसे कि घोड़े, हाथी, मोर और कई सारे आकार के हैं। और इस वेजिटेबल कटर को वर्टिकली रखा जाता है। रसोइया जो होता है वो बोर्ड पर बैठता है और काटने के लिए सब्जियों को चाकू से खींचता है। तेलाचे बुदड़े, जो कि शिरूर के हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। इन ऑयल कंटेनर्स की खास बात यह है कि ये ऊंट की स्किन से बने हैं। कैमल की खाल के ढेरों का उपयोग खासकर मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में लंबे समय तक हुआ आया है। कैमल की खाल कैमल हेड या कैमल लेदर के नाम से भी जानी जाती है और स्थानीय समुदायों द्वारा विभिन्न उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें तेल के संग्रहण और परिवहन में भी शामिल होता है। कैमल की खाल की अद्वितीय गुणवत्ता ने इसे तेल के लिए बर्तनों के रूप में उपयुक्त बनाया। कैमल की खाल प्राकृतिक रूप से मोटी और मजबूत है, जो तेल को संभालने और बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। तुपाची झरी, 18th और 19th सेंचुरी में भारतीय घरों में घी के मटके आमतौर पर इस्तेमाल होते थे, जो घी को संग्रहित और सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। ये मटके आमतौर पर मिट्टी, पीतल या तांबे के विभिन्न सामग्री से बने होते थे। इन्हें आमतौर पर हाथ से बनाया जाता था और इसमें जटिल नक्काशी डिजाइन शामिल होते थे। उस समय के घी के मटके अपनी टिकाऊता और योग्यता के लिए प्रसिद्ध होते थे और घी की ताजगी और गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता रखते थे। श्री गणेश जी की मूर्ति, जो कि बहुत सारे बर्तनों से बनी हुई है और ये जो है मुझे लगता है ये यहाँ का एक मास्टरपीस है। नामदार जगन्नाथ शंकर से, ये एक इंडियन बिजनेसमैन एंड सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी के भारत में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। इन्होंने बाल विवाह और सती जैसे कई प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उनके भारतीय समाज के योगदान के लिए राव बहादुर के नाम से भी जाना जाने लगा। पटचित्र, 19th सेंचुरी की पेंटिंग्स की संग्रह में मुख्यतः उस समय की प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा बनाए गए कृतियां शामिल हो सकती हैं, जो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, प्रतिमा, दृश्य चित्र और दैनिक जीवन आदि के दृश्यों को दर्शाती हैं। इन चित्रकलाओं को तेल, वाटर कलर और ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग टेक्निक्स जैसे कि मिनिएचर के रूप में भी बनाया है और इन्हें अगर हम अपने किसी भी एंगल से देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अब आगे हम ए विंग के सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं। ये सेक्शन टेक्सटाइल गैलरी से संपन्न है, जिसमें कुछ आइटम जैसे कि पुनेरी पगड़ी और 500 से भी ज्यादा कॉस्ट्यूम की कलेक्शन इंक्लूडेड है। पुनेरी पगड़ी, पुनेरी पगड़ी को कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। पगड़ी पुणे का एक अविभाज्य हिस्सा है। पगड़ी पौराणिक रूप से संस्कृति, ज्ञान, पौरुष का प्रतीक रही है। पगड़ी को प्रसारण पेशवाओं से लिया गया है और ये पगड़ी चक्रबंध से प्रेरित है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान बेहद लोकप्रिय था। इस पगड़ी को पुरुष और महिला दोनों ही पहनते हैं। इसके अलावा ये पगड़ी देश के अन्य इलाकों में भी पहनी जाती है, जैसे देशभक्ति, सम्मान और परंपरा के दौरान। पेशवा काल में जन्मी ये पगड़ी न्यायमूर्ति रानडे, लोकमान्य टिळक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर आदि द्वारा अपनाए जाने के कारण प्रसिद्ध हुई। आज भी पुणे में पगड़ी सम्मान का प्रतीक है और स्वागत समारोह के दौरान पगड़ी पहनकर मेहमानों का स्वागत करने की प्रथा है। पगड़ी की पहचान बनाए रखने के लिए पुनेरी पगड़ी संघ ने पगड़ी को एक भौगोलिक विशेषता के रूप में मान्यता देने की मांग की।
2009 को उनकी मांग पूरी की गई और पुनेरी पगड़ी को बौद्धिक संपदा घोषित कर दिया गया। अब ये जो पगड़ी है वो बाजीराव पेशवा की पगड़ी है, जो कि कपड़े से बनी होती है और सुंदर डिजाइन और नक्काशी से सजाई होती है। ये पुणे की सांस्कृतिक विरासत और बाजीराव पेशवा की राज्य के ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। पैठणी कापर, जो कि महाराष्ट्र का है। पैठणी साड़ी की हिस्ट्री देखी जाए तो ये 2nd सेंचुरी BC, जो कि सातवाहना डायनेस्टी, प्योर गोल्ड की वायर से बनी होती थी विथ कॉटन एंड सिल्क। 2000 साल पहले ग्रीक्स एंड रोमन लोग इस पैठणी साड़ी को बहुत पसंद किया करते थे। ये लोग इस शानदार पैठणी के बदले सोना बदलते थे और काल के दौरान पैठणी सिर्फ रॉयल लोग पहनते थे। पैठणी को प्रतिष्ठनी भी कहा जाता है और इस कलेक्शन में बहुत सारी साड़ियाँ मौजूद हैं, जैसे कि पशु आभूषण पैठणी, गंगा जमुनी 2 कला पैठणी, चंद्रकला, बनारसी शालू, गारो पारसी साड़ी। एक ही साड़ी को बनाने में कई महीने या 1 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता था, जिसे बनाने में डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी और बुनाई करने वाले की कुशलता पर निर्भर करता था। इसमें कुछ स्टेप शामिल होते थे, जैसे सिल्क थ्रेड का डाइंग, लूम की तैयारी और डिजाइन को हाथ से बुनाना। पैठणी साड़ी पर की जाने वाली गहराई और खूबसूरती को एक कला के रूप में माना जाता था। पैठणी साड़ी में आमतौर पर सिल्क का आधार होता है। इसकी विशेषता इसके अलंकृत रूपांकनों में होती है, जो अक्सर प्रकृति से प्रेरित होते हैं, जैसे कि मोर, कमल के फूल और लताएं। और इन्हीं रूपांकनों को सोने या चांदी के धागों का उपयोग करके कपड़े में सावधानी पूर्वक बनाया जाता है, जो एक समृद्ध और शानदार प्रभाव पैदा करता है। 19th सेंचुरी में पैठणी सदियों को अक्सर धन, स्थिति और ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है। पैठणी को पारंपरिक महाराष्ट्रीय शादियों और त्योहारों में भी पहना जाता था और ये साड़ियाँ अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी। यहाँ पर एक महान विद्वान की कई सारी चीजें हैं जिन्होंने अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि थे गोविंद बल्लाळ देवल। वो एक फेमस नाट्य कवि थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन के मूल्यों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय जनता के जीवन के मुद्दों को उठाया और उन्हें समाज सुधार के लिए उत्साहित किया। गोविंद बल्लाळ देवल को स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में निस्वार्थ सेवाओं के लिए उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनके नाम से देश के कई सारे अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम रखा गया है। दिवेदालन, इस म्यूजियम में लगभग 500 दीपक हैं जो विभिन्न आकार और आकृतियों में बने हैं, जो विभिन्न धातुओं, पत्थर, कांच, टेराकोटा और लकड़ी से बने हुए हैं और 17 से 19 सेंचुरी के हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल और महाराष्ट्र से हैं। खड़े दीपक, इस श्रेणी में समाई खड़े नेपाली दीपक और पेड़ की आकार वाले दीपक शामिल हैं। त्रिशूल, जो कि केरला 17 सेंचुरी से एक विशाल ऊंचे दीपक अद्भुत है। रामायण से जुड़े पेड़ की आकार वाला दीपक और गुजरात से घूमता हुआ गरबा दीपक बहुत आकर्षक है। छोटे और संक्षेपित दीपक, हलकर्ती, पंचरती, कर्पूराती इस श्रेणी में शामिल हैं। गणेश दीपक, मूषक आरती, पक्षी आभूषण वाले दीपक, स्मृति दीपक शामिल है। लटकने वाले दीपक, इन दीपकों को एक चेन के साथ लटकाया जाता है और यहाँ शो के लिए पक्षियों और जानवरों के मोटिफ दीपक हैं। लटकने के लिए एक हुक का उपयोग होता है। सुगंध अड़ीधारी दीपक, ये दीपक सुगंध अड़ीधारी और मोमबत्ती रखने की जगहों का संयोजन दिखाते हैं, जो कि ब्रास, आयरन और संगमरमर या लकड़ी से बने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3rd फ्लोर की ओर, जो कि स्पेशल एग्जीबिशन की कई सारे आइटम से इंक्लूडेड है, जिसमें ये गुजरात गैलरी।
गुजरात गैलरी में प्रवेश करते ही सामने गुजराती घर की फासड़ या अधिकारक दृश्य दिखाई देता है। सभी लकड़ी के आदर्श जैसे कि स्तंभ, कैरी आदि पठान से लाए गए हैं जो कि गुजरात से हैं। इस गैलरी में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी भी होती है, जैसे कि पीसने वाला चक्की स्टैंड के साथ धागा चलाने वाला चक्की, लकड़ी का खादी दीपक, मक्खन उबालने के लिए व्यापार की पटरी, पूजा स्थल और दहेजी बॉक्स। यहाँ प्रमुखतः छोटी गुजराती कुर्सी प्रदर्शित की जाती है। माशांच्या खवल्यांचे चिळकत जो कि साउथ इंडिया के हैं। ये जो 18th सेंचुरी की मछली की खालों से बनाए हुए चिड़कत है जो कि उस समय के कारीगरों और मानवता की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। इन चिड़कत को मछली के खालों के टुकड़े को एक साथ बांधकर बनाया जाता था। मछली से बने हुए चिड़कत को आमतौर पर एक दिवसीय नरम और हल्की कवच की श्रेणी में रखा जाता है। ये चिड़कत विभिन्न प्रकार के हमलों से बचाव करते थे, जैसे कि तलवारों और छेदन के हमलों से। ठासनीची सोनेरी बंदूक। अगर हम अपनी भारतीय या फिर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री को देखा जाए तो हथियारों का महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीज पौराणिक काल से इसे जीत का स्वरूप कहा गया है, जो कि कोई भी जंग लड़ने के लिए काम आती है। तो ये गन्स भी सोने की हुआ करती थी और इन पे कैसे सोने का पानी चढ़ाया जाता था, इसकी डिजाइनिंग फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। शेरबा की बंदूक जो कि 1670 to 1940 की है। इस बंदूक को श्रीमंत सरदार रघुवेंद्र पुरंदरे की याद में रखा गया है। सुरे कट्यार नाइफ्स जो कि स्टील की बनी है और ये साउथ इंडिया की है। अगर कोई आपसे पूछे कि मानव जाति का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है तो आप क्या बोलोगे कि रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं। पर एक आविष्कार ऐसा भी है जो आज तक की खोज का महत्वपूर्ण आविष्कार है, पर जिसका जिक्र ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो है सुरी कट्यार खंजर, जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाली चीज है। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती तो हमारे पूर्वज किसी भी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते या फिर ये चीज घर बनाने के काम नहीं आती। और हमारे जो पौराणिक काल के हथियार होते थे वो आमतौर पर पत्थरों को तोड़ने से तेज ब्लेड जैसी धार बनाई जाती थी और फिर बाद में कॉपर एंड ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा, जो सूर्य को धारदार बनाया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो महान लेडीज उस टाइम पे कितनी पावरफुल होती थी, कितनी स्ट्रांग होती थी। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी लेडीज ने अपनी पूरी रणनीति के दम पर ब्रिटिशर्स का सामना किया। अब मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रही हूँ जिसने इस पूरी दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। ये महिला बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ उसे राजवंश के भीतर बहुत ही आनंदमय तरीके से इसने अपना जीवन बिताया, जहाँ उसे शिक्षा और कला में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसे सुंदरता, आकर्षण, नृत्य और संगीत के लिए भी जाना जाता था, जहाँ उसे तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये महिला कितनी सांस्कृतिक हुआ करती थी। इसे कई सारी भाषाओं का भी अनुभव मिला था, जहाँ पर उसे कई सारी रीति रिवाजों का भी पता चला। इस महिला का जो जीवन है वो धनी परिवार के बीच में गुजरा, जहाँ उसे शिक्षा और कला में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। मैं जिस महिला के बारे में बात कर रही थी वो थी मस्तानी, और अब हम आए हैं मस्तानी महल में। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी। किस्से के अनुसार जब बाजीराव पेशवा महल में वापस लौट रहे थे तो मस्तानी को ये महसूस हुआ कि बाजीराव पेशवा बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार है। मस्तानी धैर्य से उनके पास गई और उनकी सेवा में वो रात दिन लगी रही। कथाओं के अनुसार
मस्तानी को बाकी सारे पेशवाओं के परिवार से द्वेष और विरोध का ही सामना करना पड़ा। स्पेशली मस्तानी की सास राधाबाई को देखा जाए तो वो इन दोनों के रिश्तों का जमकर विरोध किया करती थी, पर इसके बावजूद बाजीराव और मस्तानी एक ही साथ एक ही महल में रहा करते थे, जो कि बाद में शनिवार वाड़ा के नाम से है और यही महल पुणे में लोकेटेड है। इसके बाद जब बाजीराव ठीक हुए तो उन्होंने मस्तानी की सेवा देखकर खुश हुए और उसे एक नए महल में स्थापन करने का निर्णय लिया, जो कि बाद में मस्तानी महल के नाम से मशहूर हुआ। इस किस्से से हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि मस्तानी कितनी प्रेमी, धैर्यशील और ताकतवर महिला थी, जिसने अपनी प्रेम और संघर्ष की गाथा को दुनिया के सामने रखा। पुणे के कोथरूड शहर में बाजीराव ने मस्तानी के लिए 1734 में मस्तानी महल बनाया, क्योंकि बाकी पेशवा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मस्तानी उनके साथ उनके महल में रहे। इसीलिए बाजीराव ने उनके लिए अलग से महल बनाया और ये जो म्यूजियम है ये रेप्लिका है कोथरूड के म्यूजियम का। इसके जो विंडोज एंड कर्टन्स है वो रेप्लिका है और जो झूमर एंड मिरर है वो इसी पौराणिक काल का है। म्यूजियम में जाने के बाद हमें हमारी संस्कृति और कई सारी बातों का नॉलेज हमें मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और हमारी भारतीय परंपरा जानने के लिए म्यूजियम को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आई होप आपको हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं फिर से हमारे अगले न्यू व्लॉग में। थैंक यू।